So welcome back to the second part of our first chapter, Physical World. So today we'll be discussing the topic which is physics, technology and society. So here we will discuss how physics has contributed to technology as well as technology has also contributed to development and advancement of physics, and both of them hand in hand has contributed to the society. So now here in the screen so now here on the screen you can observe an 18th century steam engine. So obviously to design such a steam engine we require the knowledge of science, and specifically we require the knowledge of physics. So by applying suitable laws of physics we have successfully designed our first 18th century steam engine. But with the development of steam engine, we also gradually realize that there is also a scope to increase the efficiency, performance and power of the steam engine. So बच्चों जैसे जैसे हमने फिज़िक्स के लॉज अप्लाई करके वेरियस टेक्नोलॉजीज़ को हमने डेवलप किया, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के बाद उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को और फर्दर रिफ़ाइन कर सकते हैं और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं. सो इस इम्प्रोवाइजेशन और डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारा जो फिज़िक्स को लेकर जो नॉलेज है वो भी बढ़ा और फिज़िक्स के लॉज भी रीडिफाइन हुए. सो दिस इज़ व्हाट वी आर studying over here. Sometimes technology gives rise to new physics, and at other times physics also generates new technology. So here you can observe the steam engine is inseparable from industrial revolution that took place in England in the 18th century, which had great impact on the course of human civilization. So हमने physics के laws apply करके steam engine बनाया और goods and passenger transportation के लिए steam engine was a revolutionary step at that point. बट जैसा मैंने कहा कि स्टीम इंजन डिज़ाइन करने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ था कि इस इंजन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा सकता है, और इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बढ़ाने के चक्कर में और रिसर्चेज और इन्वेंशंस होने लगे. ओके, एंड इन दैट प्रोसेस अ न्यू डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स. सो ये जो थर्मोडायनामिक्स है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स. सो हमने ये रियलाइज़ किया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एंड ये जो कन्वर्जन होता है एनर्जी का, इसे हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक इन केस ऑफ स्टीम इंजन वी बर्न द कोल एंड वी प्रोड्यूस हीट. विद द हेल्प ऑफ दैट हीट वी स्टीम द वाटर एंड क्रिएट प्रेशर, और उस प्रेशर से हम पिस्टन को मूव करवा के इंजन को आगे ले जाते हैं. सो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम कोल की हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं. वर्क का मतलब है हम इंजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी. सो हमारा एनर्जी और वर्क का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस में, इसकी स्टडी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. और ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना एफिशिएंटली हो सकता है, इसी पर उस दौरान साइंटिस्ट ने रिसर्चेस किए थे, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहा गया था थर्मोडायनामिक्स. In the same way, we can say that physics also gives rise to new technology. A most significant area where physics has and will also contribute in future to technology is the development of alternative energy resources. So बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि the fossil fuels are depleting day by day and it is a non-renewable source of energy. So we are in search of an ultimate source of energy that could produce large amount of energy and is a renewable source. In the search of ultimate source of energy, we have applied suitable laws of physics and designed various technologies like windmill एंड जियोथर्मल पावर प्लांट्स. सो बच्चों, हम यहाँ पर ये कहने की कोशिश करेंगे फिज़िक्स के बेसिस पर हम टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, और टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करने के बाद उसे एडवांस करने के लिए फ़िज़िक्स के लॉज को भी रिफाइन भी करते हैं. ओके, सो फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी गोज़ हैंड इन हैंड and ultimately it contributes to the society. So we can say that the fossil fuels of the planet are dwindling fast and there is an urgent need to discover new and affordable sources of energy. Considerable progress has already been made in this direction. For example, in conversion of solar energy, geothermal energy into electricity,
but much more is still to be accomplished. Then the next part of this chapter is fundamental forces in nature. So students, basically there are four fundamental forces that exist in the nature. One of those force is gravitational force. So now what are the key points that are related to gravitational force? You can observe on the screen. Gravitational force is the force of mutual attraction between two objects by virtue of masses. So gravitational force किस property के वजह से exist करता है? Mass property के वजह से. You all know this as you have studied in 9th standard. Okay, and gravitational force is always attractive by nature. At the same time, gravitational force is a universal force. Okay, so it exists everywhere in the universe. Okay, so the revolution of planets around the sun in the solar system is due to the gravitational force. It is a long range force. As you all know, gravitational force is obviously a long range force. But please remember, student, amongst all the four fundamental forces that exist in nature, gravitational force is the weakest force that exists in the universe. Okay, so this is the weakest force that exists in the universe. ऐसा मत सोचना कि इस फोर्स के वजह से प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा. नो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है एंड यू हैव अ मैग्नेट. ओके, जिसका नॉर्थ पोल इस साइड है एंड यू हैव अनदर मैग्नेट जिसका साउथ पोल इस तरफ है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा बच्चों? मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट जैसे ही दोनों मैग्नेट्स को रिलेटिवली क्लोज लेकर आओगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. इन अदर वर्ड्स, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will overcome the gravitational force and the two magnets would displace on their own and move towards each other. तो बच्चों जब मैग्नेट्स को आप पास लाते हो तो होता क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं. इन दिस वे वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हमें समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बट अ वीक फोर्स. द सेकेंड फंडामेंटल फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब जैसा अभी हमने मैग्नेट के बीच वाले फोर्स की बात की थी. ओके, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. और जो चार्ज टू चार्ज फोर्स होता है, जैसे प्लस और प्लस रिपेल करते हैं, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं एंड माइनस रिपेल करते हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो यहाँ पर चार्ज और मैग्नेट्स दोनों के फोर्स की बात हो रही है, जैसे हम इन जनरल कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. So electromagnetic force is the force between charged particles. In the simpler case, when charges are at rest, the force is given by the following property. It can be attractive for unlike charges and it can be repulsive for like charges. Okay. And one more important point to note is that whenever charges are set into motion, they produce magnetic field around themselves. ये आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था कि जब वायर करंट कैरी करता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. और करंट का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. ओके, सो चार्ज अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और जब वो मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है. तो दोनों फील्ड चार्ज जनरेट कर सकता है अगर वो मूव कर रहा हो. ओके, सो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स also act over large distances. It is a long range force. Okay, but it is enormously strong as compared to gravitational force. और कितना स्ट्रांग होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. The third fundamental force that exists in the nature is the strong nuclear force. Okay, now this strong nuclear force is the force that binds protons and neutrons together. अब आप इमेजिन करिए बच्चों, किसी न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट. सो मैंने यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स बना कर रखे. अब इस छोटे से न्यूक्लियस में आप देख सकते हो 2 लाइक चार्जेस रिसाइड कर रहे हैं जो कि है प्रोटॉन्स. और एज सच ये दोनों लाइक चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, बट स्टिल
These two protons reside very easily in such a small space of nucleus. They do not get thrown out of the nucleus even though they are like charges. तो ये bind किस फोर्स के वजह से हो रहे हैं बच्चों? These like protons as well as the chargeless neutron together are binded by a strong nuclear force. So strong nuclear force is responsible for the stability of the nucleus. Please remember students, strong nuclear force is responsible for the stability of the nucleus. So it is evident that a nucleus will become unstable due to the electric repulsion between its protons. Okay, but the strong nuclear force, please remember this, it is the strongest of all the fundamental forces that exist in the universe. So सबसे strong force कौन सा है? Strong nuclear force. और सबसे weak force कौन सा है? Gravitational force. So strong nuclear force is about 100 times stronger than electromagnetic force. It is a charge independent force. मतलब ये force प्रोटॉन को भी बाइंड करता है एक दूसरे के साथ, न्यूट्रॉन को भी बाइंड करता है एक दूसरे के साथ, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी एक दूसरे के साथ बाइंड करने का काम करता है. ओके, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, बट द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्मॉल. द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ओनली अप टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. इट रिसाइड्स, दिस फोर्स एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस. सो द रेंज इज अ वेरी स्मॉल रेंज. इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स of around 10 to the power minus 15 meters. The last fundamental force is the weak nuclear force. So weak nuclear force appears only in certain nuclear processes such as beta decay of the nucleus. Okay, so जब nucleus unstable होता है, like heavy एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, ओके, जिनका न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ओके, ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव डीके करते हैं, मतलब रेडिएशंस एमिट करते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करते हैं. ओके, सो रेडिएशंस एमिट करते वक्त वो बीटा रेडिएशन को एमिट करते हैं. सो ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस, ओके, टू बिकम स्टेबल दे एमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. ओके, सो वन ऑफ दोज रेडिएशन इज द बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, इसे हम 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ड्यूरिंग दिस बीटा डीके प्रोसेस द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज न्यूट्रिनो. अब ये कैसे एमिट करता है, लेट अस सी. मान लेते हैं किसी न्यूक्लियस में एक ऐसा हैवी न्यूक्लियस है, ओके, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे जो हायर एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियसेस होते हैं, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों. प्रोटॉन्स तो होते ही होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. सो इन न्यूक्लियस को लाइट करने के लिए एक न्यूट्रॉन जो चार्जलेस होता है वो अपने अंदर से एक नेगेटिव चार्ज को एमिट करता है. ओके, वो नेगेटिव चार्ज का हमने नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ एक अनचार्ज पार्टिकल एमिट करता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो. ओके, और फाइनली ये अनचार्ज न्यूट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, एक माइनस चार्ज अपने अंदर से निकालता है, तो ये न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो अ चार्जलेस न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो. सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बीटा डीके. ओके, अब हमें पता है न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ये जो प्रोटॉन का मास होता है वो स्लाइटली कम होता है, तो ऐसे बीटा डीके प्रोसेस में हमारे न्यूक्लियस का मास भी स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज होने लग जाता है. सो न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को लाइट करने की कोशिश करता है, और न्यूट्रॉन्स ग्रेजुअली प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विथ न्यूट्रिनो इज कॉल्ड एज बीटा डीके. So such kind of decay or such kind of release of electron from a neutron is done by a weak nuclear force. Okay, so weak nuclear force is responsible for emission of electron from a neutron such that a neutron gets converted into proton, thereby reducing the mass of the nucleus and making the nucleus further stable. Okay, so weak nuclear force is not as weak as gravitational force but much weaker than strong nuclear and electromagnetic force. So यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स,
then you have electromagnetic force, then you have weak nuclear force, and then finally you have a gravitational force. Okay, again just like a strong nuclear force, weak nuclear force is again a short range force which is whose range is around 10 to the power minus 16 मीटर. इसी रेंज तक ये फोर्स एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड योर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ फिजिकल वर्ल्ड. सो एक बात नोट करना बच्चों, इस चैप्टर की कोई एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है. यू डोंट नीड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. जितना कंटेंट हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है थ्रू आवर वीडियो, उतना ही कंटेंट आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू कैन वेर एवर नेसेसरी यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, तो जो मैं यहाँ पर आपको नोट्स दे रहा हूँ थ्रू द वीडियोज़, इन्हें ही आपको नोट डाउन करना है और उन्हें याद रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. देर इज़ नो एक्सरसाइज, देर आर नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर. In the next video lecture will start with the second chapter which is unit, dimensions and measurements. Till then stay tuned for the next video lecture.